नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सोमनाथ और आप देख रहे हैं बाइस्ट ओपिनियन। आज के अंक में हम ईडी के द्वारा जो सम्मन भेजा जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। ईडी का सम्मन अभी वैसे तो भारत में बहुतों को भेजा गया है, लेकिन जो चर्चा में है वो है 3 राज्य के 3 बड़े राजनेता। 2 तो उसमें सीएम हैं और एक जो है उसमें उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है। आइए तीनों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। अपने आप उनका नाम जो आपके सामने हाजिर होता चला जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो अपनी एक ईमानदार छवि और ईमानदारी की बात करते हुए वे राजनीति में आए थे और लगता था कि वो सिर्फ लोगों के लिए, उन्होंने अपने पार्टी का नाम भी रखा था आम आदमी पार्टी, अर्थात वो राजनीतिक दल आम लोगों की बात करेगा, आम जन की बात करेगा। और बड़े वो 2 बार भारी बहुमत से दिल्ली में चुनाव भी जीते। लेकिन हुआ यह कि पिछले 2-3 वर्षों से उन पर एक आरोप लगा शराब घोटाला का। उन्होंने एक नई शराब नीति लाई और जिसके तहत माना जा रहा है कि उन्होंने करोड़ों का घोटाला खुद और शराब कंपनियों के मिलीभगत से किया। इस क्रम में जो उनके उस समय शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री, एक्साइज मिनिस्टर जो थे मनीष सिसोदिया, उनको ईडी ने बुलाया और काफी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया और वो करीब पिछले 7-8 महीना से जेल में पड़े हुए हैं। ये तो बात हुई मनीष सिसोदिया की। उसके बाद में फिर जांच आगे बढ़ता चला गया और इसी क्रम में जो उनके एक बड़े ही तेज तर्रार नेता थे संजय सिंह, वो राज्यसभा के सदस्य थे, उनको भी अंततः ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उनको भी जमानत देने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। और कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया है कि कम से कम 300 करोड़ से ऊपर, 370-72 ऐसे कुछ है करोड़ से ज्यादा का जो अब तक है मनी ट्रेल मिल चुका है, अर्थात कि 370 से ज्यादा करोड़ का घपला तो हुआ ही हुआ है। और इसीलिए कोर्ट ने उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। इन दोनों के जेल में जाने के पश्चात ईडी का मानना है कि ये लोग तो सिर्फ मोहरे थे, इनका आका जो है, ये ईडी का मानना है, वो तो केजरीवाल है। क्योंकि केजरीवाल ही आप पार्टी का संयोजक है, चीफ मिनिस्टर है और सब कुछ वही है। आप पार्टी में जो कुछ भी पत्ता भी हिलता है तो वो केजरीवाल के निर्देश पे ही हिलता है। और केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो संभवतः भारत के लिए भी इतिहास हो, जिनके पास कोई विभाग नहीं है। आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे केजरीवाल का सिग्नेचर नहीं पाएंगे। काम सब होता है लेकिन वो सिग्नेचर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो कोई विभाग है, ना तो वो किसी विभाग के मंत्री हैं और उनके सेक्रेटरीज का कहना है कि ये कभी भी किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि केजरीवाल बहुत ही शातिर और चालाक व्यक्ति हैं। लेकिन इस बार वो ईडी के चंगुल में फंस चुके हैं। तो ईडी ने उनको बुलाया कि भाई साहब, ये जो पूरा का पूरा घोटाला हो रहा है, ये घोटाला सिर्फ आपके जो मंत्री हैं उनकी कारगुजारी नहीं है, इसमें नीति बनाने में आपकी संलिप्तता तो जरूर ही होगी और इसलिए आपसे पूछताछ करना अत्यंत आवश्यक है। तो ईडी ने इनको नवंबर में सम्मन किया। नवंबर में इन्होंने कहा कि भाई अभी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो मैं आपके सामने उपस्थित होने में असमर्थ हूं। फिर दिसंबर में उनको सम्मन किया गया तो वो स्वास्थ्य कारण बता करके विपासना के लिए वो पंजाब चले गए। अब जब तीसरी सम्मन आया तब उन्होंने 5 पेज का, याद रखिएगा 5 पेज का उन्होंने ईडी को सम्मन दिया है और उन्होंने कहा कि मैं लिखित जवाब देने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मैं सशरीर फिजिकली आपके सामने उपस्थित होने में असमर्थ हूं। उन्होंने असमर्थता का कारण बताया। उनका कहना है कि अभी राज्यसभा का चुनाव 3 से 9 जनवरी के बीच में होना है, तो मैं चूंकि इस पार्टी का मुखिया हूं, यहाँ का मुख्यमंत्री हूं, मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हूं।
दूसरा कारण उन्होंने बताया कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मुख्यमंत्री की अपनी व्यस्तता होती है और मैं अभी बहुत व्यस्त हूं। खास करके जो 26 जनवरी का रिपब्लिक डे आ रहा है, उन रिपब्लिक डे की तैयारी के लिए मैं काफी व्यस्त हूं और मैं अभी नहीं उपस्थित हो पाऊंगा। साथ ही उन्होंने ईडी पर आरोप लगाया है कि आपने अपने पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि आप मुझे एज ए सीएम बुला रहे हैं, एज ए पार्टी के कन्वेनर, आप पार्टी को कन्वेनर भी हैं, संयोजक भी हैं, तो एज ए कन्वेनर आप हमको बुला रहे हैं या मुझे व्यक्तिगत रूप से बुला रहे हैं, ये आपके पत्र में, आपके संबंध में स्पष्ट नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा है कि ये पूरा का पूरा मुझे लगता है कि ये एक सियासी चाल है मुझे फंसाने का। तो कृपया करके पहले तो आप ये स्पष्ट कीजिए कि आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं, और दूसरी बात कि क्या आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, आपके पास में अधिकार है कि आप मुझे सम्मन कर सकें। तो ये तो केजरीवाल ने पत्र के द्वारा ईडी को सूचित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये जो पत्र है, ये जो लटकाने भटकाने का जो केजरीवाल का तरीका है, ये बड़ा गंभीर है। दरअसल मान लिया जाए कि अगर आज तो वो उपस्थित हुए नहीं, ठीक है, अब फिर उनको 20 दिन का समय देते हुए फिर 1-2 दिन में ईडी एक सम्मन जारी करेगी, तो आ जाएगा 26-27, और जब 26 जनवरी पार हो जाएगा उसके बाद में वो कहेंगे भाई दिल्ली में बजट का समय है, अब मेरा बजट सेशन चालू होने वाला, मैं व्यस्त हूं, मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो सकता हूं। तो मान लीजिए कि फरवरी पार हो गया, अब जैसे फरवरी के बाद भाई लोकसभा का चुनाव है, हमको क्यों बुला रहे हो, मैं व्यस्त हूं चुनाव में, तुम जो है सो राजनीतिक रूप से मुझे प्रभावित करना चाहते हो, तुम नहीं चाहते हो कि मैं लोकसभा चुनाव का प्रचार कर पाऊं। और उस समय तक ही आप तय जान लीजिए कि एक बार लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई तो केजरीवाल अकेला नहीं चिल्लाएगा, उसके साथ में पूरे इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, पूरे इंडिया अलायंस के लोग, वो उसके साथ में समवेत स्वर में ये गान करेंगे कि राजनीतिक हत्या हो रही है, राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर के ईडी जो है सो केजरीवाल को तंग कर रहा है। तब ये भूल जाएंगे कि वो भ्रष्टाचार के आरोपित है, ये भूल जाएंगे। इसका कारण है कि इंडिया अलायंस के अधिकांश नेता जो ईडी के रडार पे है, अधिकांश को सम्मन भेजा जा चुका है, जितने उनके प्रमुख नेता है, आज भेजा जा चुका है, पहले भेजा जा चुका है या उसमें फंस चुके हैं, सजा याफ्ता है, ये सब मिलकर के ही इंडिया अलायंस बनता है। तो स्वाभाविक है कि जब उनका एक साथी इसमें फंसेगा तो सबके सब समवेत स्वर में उसके पक्ष में बात करेंगे ही। और आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि यही केजरीवाल है जो 2012 में वो सूटकेस में दस्तावेज लेके घूमता था, कहता था, और यही नेता जो आज इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता हैं, लालू यादव, शरद पवार, शीला दीक्षित, कौन भूला शीला दीक्षित को जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थे, इन सबके खिलाफ दस्तावेज लेके घूमता था, लोगों को दिखाता था, कहता था बस मुझे आने तो दो सत्ता में, मैं इन सबके सबको तिहाड़ भेजूंगा। और आज वो खुद तिहाड़ जाने की ओर कदम बढ़ाए हुए है और आज उसे कोई शर्म नहीं आ रहा है। उसे कोई, अगर तुम सच्चे हो तो जाओ ईडी के सामने जाके बताओ कि भाई हम सच्चे हैं, मैं इसमें इन्वॉल्व कहीं नहीं हूं। लेकिन नहीं, वो उसके सामने जाएगा ही नहीं, वो वहां से भाग रहा है और पूरी की पूरी जांच को लटका रहा है, भटका रहा है। तो ये तो बात हुई दोस्तों केजरीवाल की। अब आते हैं हेमंत सोरेन जी पे। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं और ये पिछले 4 साल से झारखंड में मुख्यमंत्री हैं। ये जो मुख्यमंत्री है ये गठबंधन की सरकार है, इसमें कांग्रेस, मार्क्सवादी और आरजेडी। मार्क्सवादी दोस्तों आप लोग शायद जो झारखंड से नहीं जानते होंगे, ये जो है वन मैन शो है। इससे पहले इसके एमपी हुआ करते थे विनोद सिंह जी, उनकी हत्या कर दी गई। अभी उनके पुत्र जो हैं वो एमएलए हैं और ये दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है, एमसीसी का मतलब ये नहीं कि माओवादी जो नक्सलाइट्स है, ये नहीं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ये एमसीसी एमएल है। तो इन सबको मिला करके यहाँ पे सरकार चल रही है। और हेमंत सोरेन जी का कहना है कि मैं जिस दिन से मुख्यमंत्री बना हूं उस दिन से भाजपा जो है और भाजपा सरकार जो केंद्र की है वो मुझे इस पद से हटाना चाहती है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, या हो सकता है सच्चाई भी हो, लेकिन जब आपके पास में पूर्ण बहुमत है तो आपको कोई कैसे हटा सकता है। आपके पास, आप पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं, ठीक है गठबंधन की सरकार है, लेकिन कांग्रेस तो बीजेपी में जा नहीं रही है, या फिर मार्क्सवादी का जो इकलौता सदस्य है वो जो है कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर टूटेगा कौन। मान लीजिए कि अगर बीजेपी यहाँ पर
एक बार ही मान लिया जाए कि बीजेपी यहाँ पे सरकार जो गिराना चाहती है, तो तभी सरकार गिरा पाएगी ना जब आपका बहुमत आपकी सरकार को अल्पमत में ला दे। तो अल्पमत में कब ला सकती है? जब वो या तो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ ले जो टूटने वाले नहीं है, या फिर जेएमएम के विधायकों को तोड़ ले, क्योंकि यही दोनों मिलकर के जेएमएम के 29 हैं और कांग्रेस के 17 हैं। तो इस गठबंधन का जो आधार है, जो दूरी है, वो यही दोनों पार्टी है। तो या तो जेएमएम के विधायक को तोड़ा जाए या फिर कांग्रेस के विधायक को तोड़ा जाए, और आपके अनुसार ये संभव नहीं है। लेकिन मामला अलग है। मामला ये है कि पहले सीबीआई ने हेमंत सोरेन जी के व्यक्तिगत संपत्तियों की जांच की थी और उनके 122 या 23 संपत्ति का ब्यौरा सीबीआई ने दिया था। लेकिन अभी मामला सीबीआई ने जो इनके व्यक्तिगत संपत्ति की जांच की थी उससे हटके है, उससे अलग है। इस जांच का उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध जो है, रांची में एक जगह है बड़गाई, वहां पे कुछ जमीन है जिसके घोटाले में हेमंत सोरेन आरोपी हैं और इसी के संबंध में ईडी जो है पूछताछ करना चाह रही है। ईडी ने इनको 7 बार सम्मन अब तक सम्मन भेज चुकी है। 7 बार सम्मन भेजने के बाद भी ये ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। ईडी के समक्ष अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं, जिसके कारण 7वें सम्मन में सबसे मजेदार चीज, जो मैं पहले भी आपको पिछले अंकों में बता चुका हूं, कि ईडी ने इनसे कहा कि भाई आप ही समय बता दो, आप ही स्थान बता दो कि आप जहां हमसे बात करना चाहते हो वहीं पे आकर आपसे बात करेंगे, हम उसी समय में बात करेंगे जिस दिन आप हमको बुलाएंगे। लेकिन इन्होंने उसका भी जवाब देना उचित नहीं समझा और इनका मानना है कि मुझे भी वो जो पॉलिटिकल वेंडेटा का राग है वो ये भी अलाप रहे हैं कि मुझे जो है राजनीतिक रूप से खत्म करने की बीजेपी कोशिश कर रही है और इसके लिए वो ईडी का सहारा ले रही है। अब यहाँ पे लेकिन हेमंत सोरेन थोड़े घबराए हुए हैं, अवश्य घबराए हुए हैं। इसलिए घबराए हुए हैं, इससे पता चलता है कि इन्होंने पहले सरफराज अहमद, जो इनके पार्टी का एमएलए था गिरिडीह के गांडे विधानसभा क्षेत्र से, उसकी इन्होंने इस्तीफा करवा दी और लोगों का, जानकारों का कहना है कि उनको कहा गया है कि आपको हम राज्यसभा में भेज देंगे। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन ये मान चुके हैं कि उन्हें जो है ईडी के पास जाना ही पड़ेगा या ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगा और गिरफ्तारी के बाद इनको जेल जाना पड़ेगा। तो ये मान के चल रहे हैं कि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं रह पाऊंगा। तो इन्होंने इसके लिए अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को तैयार किया। कल्पना सोरेन झारखंड की रहने वाली नहीं है, वो मूलतः उड़ीसा की है। तो यहाँ पे जो आरक्षित सीट है, जो आदिवासियों के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, वहां से कल्पना सोरेन चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो इसके लिए गांडे क्षेत्र को खाली करवाया गया है कि ये जो ही जेल जाएंगे तो उससे पहले जो कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन जाएगी। आज जो है उन्होंने अपने सभी सहयोगियों, जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं और अपनी पार्टी के सभी विधायकों नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग के बाद संभवतः शाम तक, देर रात तक या कल सुबह तक कुछ न कुछ फैसला आ जाएगा। तो ये तो रही बात हेमंत सोरेन जी की। अब तीसरा राज्य है बिहार, जो झारखंड सटा हुआ है, बिहार है। वहां के उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव जी। ये लालू जी के पुत्र हैं। वहां पे मैं पहले ही बताया उप मुख्यमंत्री हैं और ये बड़े तेज तर्रार नेता हैं। अब ये फंस चुके हैं लैंड फॉर जॉब मामले में। अब ये लैंड फॉर जॉब मामला है क्या? दरअसल लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तब का ये मामला है। ईडी का मानना है कि उस समय बहुत बड़े पैमाने पर जमीन का हस्तांतरण लालू परिवार और उनकी एक सहयोगी कंपनी है उसके नाम पर किया गया और उसके एवज में जिन लोगों की जमीन थी उनको रेलवे में नौकरी दी गई। ये है पूरा मामला और ये भ्रष्टाचार का मामला है। तो इसके लिए लालू यादव को, राबड़ी देवी को, उनकी बेटी को पहले ही ईडी ने सम्मन किया, बुलाया, कई बार पूछताछ हो चुकी है। और लालू परिवार इस मामले में केजरीवाल हेमंत परिवार से अलग है। ये ईडी के समक्ष उपस्थित होते रहे, सीबीआई के समक्ष उपस्थित होते रहे और इन्होंने जो भी इनका जवाब था ये उन्होंने ईडी और सीबीआई के समक्ष दिया है। अब इसी क्रम में तेजस्वी यादव को और उनके पिता लालू यादव को फिर से सम्मन किया गया। लालू जी तो गए नहीं, स्वास्थ्य कारण का बहाना बना करके कि मैं भी स्वस्थ नहीं हूं, इसलिए मैं ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। और 5 तारीख को तेजस्वी जी को उपस्थित होना है। अब पता नहीं वो उपस्थित होते हैं, अब तो ये तो भविष्य में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी इस बार इनकार करेंगे।
वो भी इस बार इनकार करेंगे। तो ये तो रहा भाई 3 राज्य, 3 बड़े नेता और 3 बड़े नेताओं को ईडी के द्वारा सम्मन भेजे जाने पर उनकी प्रतिक्रिया। दोस्तों, मामला इतना सामान्य नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जो 14 में मोदी सरकार बनी थी, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनका मुख्य मुद्दा था कि मैं ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करूंगा। ये उनका मेन प्लान है। 14 से लेकर 19 तक उन्होंने किया, लेकिन उतना ज्यादा, क्योंकि उनको पहले केंद्र में पैर जमाना था, तो उस क्रम में वो ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन 19 के बाद ये जो ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, जो पूरे देश में, ये सिर्फ 3 राज्य तक सीमित नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु का 2 मुख्यमंत्री अपना पद गंवा चुका है, क्योंकि उसको कोर्ट ने सजा सुना दिया है। तो ये पूरे देश में छापा पड़ा है। लेकिन हिंदी बेल्ट के चूंकि ये 3 बड़े नेता हैं और ये सुर्खियों में ज्यादा रहे, तो इनकी चर्चा ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि एकलौते नेता हैं ये लोग। और उनका साफ मानना है, उन्होंने अपने भाषणों में पिछले दिनों स्पष्ट किया है कि भाई भ्रष्टाचारी कितना बड़ा भी आदमी हो, कितना बड़ा भी नेता हो या कोई भी हो, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। अब प्रश्न उठता है दूसरी तरफ कि जो ये तीनों नेता कह रहे हैं कि हमें राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। ठीक है, अब एक मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव के पिताजी हैं लालू यादव जी। लालू यादव जी तो भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता है, वो कन्विक्टेड हैं, उनको जेल हो चुकी है, स्वास्थ्य कारणों से आज बाहर है। जो बेल पे है स्वास्थ्य कारणों से, नहीं तो उनको जेल में होना चाहिए। तो अगर ऐसा ही अगर ईडी और सीबीआई अगर झूठा है, झूठा आरोप लगाता है, तो फिर कोर्ट ने इनको सजा क्यों सुनाई? दूसरी तरफ जो अभी केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे राजनीतिक प्रतिद्वंदता और वेंडेटा के कारण जो है ये ईडी तंग कर रही है। ठीक है भाई, आपकी बात मान ली। तो आपके जो 2 मंत्री, एक मंत्री और एक राज्यसभा का सदस्य जो अभी जेल में है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट सब जगह पे अपनी जमानत के लिए याचिका लगा चुका है। जो बात आप कह रहे हैं वो सारी बातें ये आपके दोनों नेता कोर्ट के समक्ष कह चुके हैं। अब आप ये कहना चाहते हैं कि भाई ईडी तो चूंकि मोदी का मोहरा है, तो क्या कोर्ट भी मोदी का मोहरा है? क्या कोर्ट भी मोदी की बातों पे चलता है? क्योंकि उसने आपके नेताओं को अभी तक जमानत नहीं दी है। अगर जमानत नहीं दी है, कुछ न कुछ तो ऐसी बात होगी जो कोर्ट को खटकता है, जिसके कारण कोर्ट आपके नेताओं को जमानत नहीं दे रही है। तो आप किस मुंह से कहते हैं कि साहब आपको जो राजनीतिक वेंडेटा के कारण फंसाया जा रहा है? दरअसल होना यह है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, दरअसल जो वहां पर शराब घोटाले का पैसा है दिल्ली का, उससे इन लोगों ने, आप पार्टी ने विधानसभा के चुनाव अन्य राज्यों में लड़े हैं उस पैसे के बल पे, और ये सुप्रीम कोर्ट के नजरों में आ चुका है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इन नेताओं को छोड़ करके सबसे पहले जो आप पार्टी है उसको आरोपी बनाइए। इसका मतलब समझते हैं, भारतीय इतिहास में पहली बार हो रही है कि एक पार्टी को ही आरोपी, नामजद आरोपी बनाने की बात हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो आप पार्टी ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि और आप पार्टी खत्म नहीं हुई, जितने बड़े नेता हैं, क्योंकि ये कंपनी कानून के तहत ये मुकदमा चलेगा। तो कंपनी तो कोई व्यक्ति नहीं है, जो कंपनी बनाता है या कंपनी के जो संचालक हैं उनको सजा देती है कोर्ट। यहां पर भी वही होगा कि जब आप पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा तो उनके जितने शीर्षस्थ नेता हैं, जो उनके टॉप लीडर्स हैं, उन सबको अगर ये प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया कोर्ट में, तो आप पार्टी तो खत्म होगी ही होगी। इन सारे शीर्षस्थ नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। अब हेमंत सोरेन की बात है, आप यहाँ पे वो कितनी भी आदिवासी की बात कर ले, आदिवासियत की बात कर ले, उन्होंने क्या कर लिया है पिछले 4 साल में? आदिवासी कोई खड़ा होकर कहे कि उसके जीवन में इन्होंने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। और ये जितने नेता हैं, इनका व्यक्तिगत संपत्ति जाकर के देखिए ये क्या थे। लालू यादव जी, इनके जो बड़े भाई थे, वो पटना विश्वविद्यालय किसी कॉलेज में चपरासी थे, और ये नेता बनने से पहले इनका पूरा परिवार अपने भाई पर आश्रित था। और उस जो उनको मकान मिला हुआ था एज ए चपरासी, उस मकान में ये लोग रहते थे। आज ये हजारों करोड़ के मालिक हैं। इसी तरह से हेमंत सोरेन है, इनके पिताजी जो एक कृषक परिवार से आते हैं, आदिवासी एक कृषक हैं। आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई? इन सबका कोई व्यवसाय नहीं है, इनके पास कोई कंपनी नहीं है कि भाई ये बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, इनका बहुत बड़ा व्यवसाय इनके, इसलिए इनके पास इतना पैसा आ गया। और वही हाल केजरीवाल का जो शीश महल है
उसने घर अब सरकारी पैसे से घर जो है वो 50 करोड़ से ऊपर का बनवा दिया। लोग कहते हैं कि उसमें 5-5, 6-6 लाख का टॉयलेट है, टॉयलेट बना हुआ है। टॉयलेट मैंने पता नहीं वो उसमें रिमोट से वो टॉयलेट चलता है। तो ये सब के सब जो आम आदमी पार्टी के नाम पे आए, जो समाजवादी हैं, जो आदिवासियत के नाम पे, इन सब की ये कहानी है दोस्तों। ये सब के सब सिर्फ अपना भलाई किए। इन लोगों ने सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला किया है। इन लोगों ने जो आम जन है, ये जिस राज्य से भी संबंधित नेता है, उनके लिए किया क्या है? कुछ तो बतावें, कुछ तो बतावें कि भाई हमने ये कर दिया। ये अभी पूरे ये सब के सब बातें जब इलेक्शन क्या आएगी, कोई अपनी जाति की बात करेगा, कोई अपने धर्म की बात करेगा, कोई अपने समुदाय की बात करेगा, ये सब उछल उछल करेगा। और लोग होता क्या है, इतने अंधभक्त होते हैं कि इनकी बातों में आ जाते हैं। तो दोस्तों हम भी प्रतीक्षा करते हैं कि ईडी का अगला मूव क्या होता है। वैसे ईडी का अगला मूव क्या हो सकता है, मैं आपको अभी बता दूं। ईडी का अगला मूव ये होगा कि वो स्पेशल कोर्ट जाएगी और जाकर के वहां से इन लोगों के खिलाफ, जब ये उपस्थित नहीं होते हैं, इस स्थिति में जो हेमंत सोरेन का तो एक्सपायर हो चुका है, उनको तो जाना ही जाना, अगर नहीं जाएंगे तो स्पेशल कोर्ट से ये वारंट जारी करवा लेता है ईडी, और या फिर वो सीधे भी इनको अरेस्ट कर सकता है और उसके बाद इनको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके रिमांड पे लेगी और फिर पूछताछ करेगी। तो जो सामान्य प्रक्रिया वो ये है। अब देखते हैं ऊंट किस कर पर बैठता है दोस्तों। हम भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, देखते रहिए।